अपराध और दंड, अध्याय 3 भाग 4। उसी समय दरवाजा धीरे से खुला और एक नौजवान लड़की चारों ओर सहमी सहमी नजरों से देखती हुई कमरे में आई। सबने आश्चर्य और जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। पहली नज़र में रसकोलनिकोव उसे पहचान भी नहीं सका। सोफिया सेम्योनोवना मामेलादोवा थी। उसने उसे पहली बार कल ही देखा था, लेकिन ऐसे वक्त, ऐसे माहौल में और ऐसी पोशाक में देखा था कि उसकी याद में उसकी कोई और ही तस्वीर बाकी रह गई थी। इस समय वह बहुत ही मामूली गरीबों जैसे कपड़ों में मलबूस एक छोटी सी लड़की लग रही थी। बहुत ही छोटी, सच पूछे तो बच्चों जैसी। चाल ढाल से बहुत विनम्र और तमीज़दार। चेहरा निष्कपट लेकिन कुछ भयभीत सा लग रहा था। उसने घर में पहनने की एक बहुत सादी सी पोशाक पहन रखी थी और सर पर पुराने ढंग की मुड़ी तुड़ी हैट लगा रखी थी, लेकिन इस वक्त भी छतरी लिए हुए थी। कमरे में इतने लोगों को देखकर वह सिटपिटाई जरूर, पर उतना नहीं जितना कि छोटे बच्चे की तरह शर्मा गई। उल्टे पांव वापस होने के लिए पलटी। अरे तुम, रसकोलनिकोव ने बेहद ताज्जुब से कहा और खुद भी कुछ सकुचा गया। उसे एकदम याद आया कि उसकी माँ और बहन को लूजिन के खत से किसी बदलचन नौजवान लड़की के बारे में पता चल चुका था। थोड़ी ही देर पहले वह लूजिन की इस तोहमत के खिलाफ आवाज उठा रहा था और यह कह रहा था कि उसने उस लड़की को पहली बार कल रात ही देखा था और अब वही लड़की अचानक आ पहुंची थी। उसे ये भी याद आया कि उसके बदलचन कहे जाने के खिलाफ उसने आवाज नहीं उठाई थी। ये सब उसके दिमाग से धुंधले धुंधले तरीके से पर तेजी से गुजरा, लेकिन उसने उसे ज्यादा गौर से देखा तो लगा कि वो डरी सहमी सी बच्ची शर्मिंदगी महसूस कर रही है। अचानक उसे उस पर तरस आने लगा। अब वो डरकर वापसी के लिए पीछे हटी तो रसकोलनिकोव के दिल में टीस सी उठी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ आओगी, उसने जल्दी जल्दी उसे कुछ इस तरह देखकर कहा कि वह ठिठक गई। बैठ जाओ, जाहिर है तुम्हें कतेरीना इवानोवना ने भेजा होगा। नहीं, वह नहीं, यहाँ बैठो। सोनिया के अंदर आते ही रेजुमिखिन, जो दरवाजे के पास रसकोलनिकोव की 3 कुर्सियों में से एक पर बैठा हुआ था, उसे रास्ता देने के लिए उठ खड़ा हुआ। रसकोलनिकोव ने पहले तो उसे सोफे पर उसी जगह बैठने का इशारा किया था जहां जोसिमोव बैठा हुआ था, लेकिन ये सोचकर कि उसे सोफे पर बिठाना, जिसे वह पलंग की तरह इस्तेमाल करता था, बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी का सबूत देना होगा, उसने जल्दी से रेजुमिखिन की कुर्सी की तरफ इशारा किया। तुम वहां बैठ जाओ, उसने रेजुमिखिन को सोफे के उसी सिरे पर बैठने को कहा जहां जोसिमोव बैठा था। सोनिया डर के मारे लगभग कांपती हुई बैठ गई और सहमी सहमी हुई नजरों से दोनों औरतों को देखती रही। साफ लगता था वह ये बात सोच भी नहीं पा रही थी कि क्या वह उनकी बगल में बैठ सकती है। ये सोचते ही वह इतना डर गई कि जल्द ही फिर उठ खड़ी हुई और बेहद घबराकर रसकोलनिकोव से कुछ कहने लगी। मैं बस एक पल के लिए आई हूँ। माफ कीजिएगा, आप लोगों को मैंने परेशान किया, उसने अटक अटक कर बोलना शुरू किया। मुझे कतेरीना इवानोवना ने भेजा है, कोई और भेजने को था भी नहीं। मुझसे कतेरीना इवानोवना ने आपसे ये प्रार्थना करने के लिए कहा है कि कल सवेरे मित्रोफानियेवस्की में दफन के वक्त जरूर आइएगा, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ, उनके यहाँ, उन्हें यह इज्जत बख्शिएगा। उन्होंने मुझसे आपसे गुजारिश करने के लिए कहा था। मैं जरूर कोशिश करूँगा, यकीनन, रसकोलनिकोव ने जवाब दिया। वह भी उठ खड़ा हुआ और कुछ ऐसा सिटपिटाया कि बात भी पूरी नहीं कर सका। बैठ तो जाओ, उसने अचानक कहा। तुमसे मुझे कुछ बातें करनी हैं। तुम्हें शायद जल्दी है, लेकिन मेहरबानी करके बस 2 मिनट का वक्त दो, ये कहकर उसने उसके लिए एक कुर्सी खींची। सोनिया फिर बैठ गई और एक बार फिर सहम कर दोनों महिलाओं को उड़ती मगर भयभीत नजरों से देखा। फिर उसने अपनी आंखें झुका लीं। रसकोलनिकोव का पीला चेहरा तमतमा उठा, शरीर में कंपी सी दौड़ गई, आंखें चमकने लगीं। माँ, उसने सधे स्वर में और जोर देकर कहा, ये सोफिया सेम्योनोवना मामेलादोवा है, उन बदनसीब मामेलादोव साहब की बेटी, जो कल मेरी आंखों के सामने गाड़ी से कुचल गए थे और जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना ने आंखें तरेर कर एक नज़र सोनिया को देखा। रोद्या की उतावली,
चुनौती भरी नजरों के सामने कुछ अटपटा सा महसूस करने के बावजूद वो अपने आप को इस सुख से वंचित न रख सकी। दुनिया उस बेचारी लड़की के चेहरे को गंभीरता से नजरें गड़ा कर देखती रही और आश्चर्यचकित होकर उसकी थाह लेने की कोशिश करती रही। सोनिया ने ये सुनकर कि उसका परिचय कराया जा रहा है, अपनी आंखें फिर उठाने की कोशिश की, लेकिन पहले से भी ज्यादा अटपटा महसूस करने लगी। मैं तुमसे ये पूछना चाहता था, रस्कोल्निकोव ने जल्दी से कहा, आज सब कुछ ठीक ठाक तो निबट गया था ना? मसलन पुलिस ने तुम लोगों को तंग तो नहीं किया? नहीं, वो सब ठीक ही है। ये तो एकदम साफ था कि मौत किस वजह से हुई। उन लोगों ने हमें तंग नहीं किया, बस वहाँ रहने वाले लोग नाराज हैं। क्यों? लाश को वहाँ इतनी देर रखने पर? देखिए, बात यह है कि आज गर्मी भी तो बहुत है और घुटन, इसलिए आज उसे कब्रिस्तान ले जाकर कल तक के लिए वहीं के गिरजाघर में रख दिया जाएगा। कतेरीना इवानोवना इसके लिए पहले तो तैयार नहीं, लेकिन अब उनकी समझ में भी आ गया है कि यह जरूरी है। तो आज आपसे उन्होंने खास तौर पर गुजारिश की है कि कल गिरजाघर में कफन दफन के वक्त जरूर आइएगा और फिर उसके बाद जनाजे की दावत में भी। जनाजे की दावत भी कर रही हैं? हाँ, बस छोटी सी। उन्होंने मुझसे आपकी कल की मदद के लिए शुक्रिया अदा करने को भी कहा था। आप न होते तो हमारे पास तो कफन दफन के लिए भी कुछ न था। उसके होठों और उसकी थोड़ी में अचानक कंपी पैदा हुई, पर उसने कोशिश करके अपने आप को संभाला और जमीन की ओर ताकने लगी। बातचीत के दौरान रस्कोल्निकोव उसे ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा पतला, बहुत ही पतला, पीला और छोटा सा था, कुछ नुकीला सा और बहुत सुडौल भी नहीं। छोटी सी तीखी नाक और थोड़ी। उसे खूबसूरत नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसकी नीली आंखें बेहद साफ थीं और जब वे चमकती थीं तो चेहरे पर ऐसी नेकी और सादगी की छाप आ जाती थी कि देखने वाला बरबस उसकी ओर खींच जाता था। उसके चेहरे में, बल्कि पूरे दिलडोल में, एक और अजीब खूबी थी। 18 साल की होने के बावजूद वो छोटी सी लड़की लगती थी, बच्ची जैसी। उसकी कुछ मुद्राओं में तो ये बचपना लगभग बेतुका सा लगता था। लेकिन कतेरीना इवानोवना ने इतने थोड़े से पैसों में सब बंदोबस्त कैसे कर लिया? क्या वह जनाजे की दावत सचमुच रखना चाहती हैं? रस्कोल्निकोव ने बातचीत का सिलसिला जारी रखने के लिए पूछा। जाहिर है ताबूत बहुत मामूली होगा, फिर बाकी हर चीज भी मामूली होगी, इसलिए ज्यादा खर्च नहीं बैठेगा। कतेरीना इवानोवना ने और मैंने सारा हिसाब लगा लिया है, सो दावत के लिए भी पैसा बच जाएगा। कतेरीना इवानोवना की बहुत ख्वाहिश थी कि दावत हो। आप जानते हैं कि इसके बगैर उनके दिल को राहत नहीं पहुंचेगी। वो है ही ऐसी, आप जानते ही हैं। मैं समझता हूँ। जाहिर है, तुम मेरे कमरे को इस तरह क्यों देख रही हो? मेरी माँ कह रही थी कि यह एकदम मकबरा मालूम होता है। आपके पास था जो कुछ आपने कल हमें दे दिया, सोनिया ने अचानक दबी जबान में तेजी से बोलते हुए कहा और एक बार फिर सिटपिटाकर जमीन को घूरने लगी। थोड़ी और होठ एक बार फिर कांपने लगे थे। रस्कोल्निकोव जिस गरीबी में रह रहा था, उसका उस पर इतना गहरा असर हुआ था कि ये शब्द अपने आप उसके मुंह से निकल गए थे। थोड़ी देर तक सब लोग चुप रहे। दुनिया की आंखों में एक चमक थी। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना भी बड़े स्नेह से सोनिया की ओर देखने लगी। रोद्या, उन्होंने उठते हुए कहा, हम लोग दोपहर का खाना तो साथ ही खाएंगे। चलो दुनिया, चलें। और रोद्या, तुम थोड़ी देर बाहर घूम आओ, फिर हमारे यहाँ आने से पहले थोड़ी देर आराम कर लो। मुझे लगता है तुम हम लोगों की वजह से काफी थक गए हो। हाँ, जरूर आऊंगा, उसने हड़बड़ा कर उठते हुए जवाब दिया। लेकिन पहले कुछ काम निपटाना है। लेकिन तुम खाना अलग तो नहीं खाओगे न? रजुमिखिन ने ताज्जुब से रस्कोल्निकोव को देखते हुए कहा। क्या है तुम्हारा इरादा? हाँ, आऊंगा। जरूर आऊंगा। तुम जरा एक पल ठहरो। अभी तो तुम्हें इससे कोई काम नहीं है माँ, कि है ऐसा तो नहीं कि मैं तुमसे इसे छीने ले जा रहा हूँ। नहीं रे, नहीं। और दमित्री प्रोकोफिच, तुम भी मेहरबानी करके हम लोगों के साथ ही खाना। जरूर आइएगा, दुनिया ने अपनी ओर से आग्रह किया। झुककर रजुमिखिन ने शुक्रिया अदा किया, खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। पल भर के लिए सभी कुछ अजीब ढंग से भौंचक रह गए।
तो विदा रोद्या, मतलब ये कि अगली मुलाकात तक के लिए। हालांकि मेरा जी विदा कहने को नहीं चाहता। विदा नस्तास्या। मैंने फिर वही विदा कह दिया। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना सोनिया से भी कुछ शब्द विदाई के कहना चाहती थीं, लेकिन जाने क्यों शब्द उनके मुंह से निकले ही नहीं। वे जल्दी से कमरे के बाहर निकल गईं, लेकिन लग रहा था कि अवदोत्या रोमानोवना अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। माँ के पीछे पीछे कमरे से बाहर जाते हुए उसने सोनिया की ओर ध्यान से देखा और उससे शिष्टता से झुककर विदा ली। सोनिया ने भी सिटपिटाकर जल्दी से, कुछ सहमे हुए ढंग से झुककर उसका जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक तकलीफदेह उलझन का भाव था, मानो अवदोत्या रोमानोवना के सलाम करने और उसकी ओर ध्यान देने से उसे घुटन और तकलीफ हो रही हो। फिर मिलेंगे दुनिया, रस्कोल्निकोव ने ड्योरी में आकर जोर से कहा। मुझसे हाथ तो मिला, अभी तो मिलाया था, भूल गए, दुनिया ने बड़े तपाक से कुछ अटपटा कर उसकी ओर घूमते हुए कहा। कोई बात नहीं, फिर मिला लो। ये कहकर उसने अपने हाथ में उसकी उंगलियां दबा लीं। दुनिया मुस्कराई, शर्माई और अपना हाथ खींचकर खुशी खुशी वहां से चली गई। चलो, ये भी अच्छा ही हुआ, उसने कमरे में वापस आकर और प्रसन्नता से सोनिया को देखते हुए कहा। भगवान मरने वालों को शांति दे, पर जीने वालों को तो जीना ही है। बात ठीक है न कि नहीं? सोनिया उसके चेहरे पर अचानक ऐसी प्रसन्नता देखकर हैरान रह गई। वो कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा। उन कुछ पलों के दौरान सोनिया के बाप ने बेटी के बारे में जो कुछ सुनाया था, वह रस्कोल्निकोव की यादों के पर्दे पर किसी फिल्म की तरह घूम गया। भगवान जानता है, दुनेचका, पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने बाहर सड़क पर आते ही कहना शुरू किया, वहां से आकर मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ उतरा हो। ज्यादा राहत महसूस हो रही है। कल रेलगाड़ी में मैंने सोचा तक नहीं था कि मुझे इस कारण से भी खुशी होगी। तुमसे मैं फिर कहती हूँ माँ कि अभी भी वह बहुत बीमार है। तुमने देखा नहीं, शायद हम लोगों की चिंता कर करके वो बहुत उलझ गया है। हमें धीरज रखना चाहिए और बहुत कुछ माफ कर देना चाहिए। मगर तुमने तो बहुत धीरज नहीं दिखाया। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने कुछ भड़क कर उसकी बात पकड़ते हुए कहा। तुम हूबहू उसकी नकल हो, सूरत शक्ल में उतनी नहीं जितनी की आत्मा में। तुम दोनों उदास स्वभाव के हो, दोनों में एक रूखापन है और दोनों को जल्दी गुस्सा आ जाता है। दोनों स्वाभिमानी हो और उदार दिल के। ऐसा तो हो नहीं सकता दुनेचका कि वह अपने अलावा और किसी के बारे में सोचता ही न हो। क्यों, ये सोचकर मेरा तो दिल ही बैठा जाता है कि आज शाम को हम लोगों पर क्या बीतेगी। परेशान न हो माँ, जो होना होगा सो होगा। बेटी, जरा सोचो कि हम लोगों की क्या हालत है। पियोत्र पेट्रोविच ने रिश्ता अगर तोड़ दिया तो क्या होगा। ये बात बेचारी पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना के मुंह से असावधानी में निकल गई। अगर रिश्ता तोड़ा तो वे इस लायक भी नहीं है कि उनकी परवाह की जाए। दुनिया ने कुछ सख्ती से, तिरस्कार के भाव से जवाब दिया। अच्छा किया हमने कि चले आए। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने जल्दी से बात बदली। उसे किसी न किसी काम की जल्दी थी। वो अगर किसी तरह बाहर जाकर खुली हवा में थोड़ी देर घूम ले। उसके कमरे में तो काफी घुटन थी, लेकिन यहाँ खुली हवा मिलेगी कहाँ। यहाँ सड़कें भी तो बंद कोठरियों जैसी लगती हैं। हे भगवान, कैसा शहर है, जरा देख के हट जाओ, कुचली जाओगी। देखती नहीं वे लोग कोई चीज ले जा रहे हैं। अरे, ये तो पियानो है, सच कहती हूँ। किस बुरी तरह धकेल रहे हैं। मुझे तो उस नौजवान लड़की से भी बड़ा डर लगता है। कौन सी नौजवान लड़की माँ? अरे, वही सोफिया सेम्योनोवना जो वहाँ आई थी। क्यों, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। दुनिया, तुम मानो या ना मानो, लेकिन जैसे ही वह आई, उसी दम मुझे लगा कि सारी मुसीबत की जड़ वही है। ऐसी कोई भी बात नहीं, दुनिया ने झल्ला कर कहा। एकदम बेसर पैर की बातें करती हो। तुम्हें तो वहम हो गया है माँ। भैया अभी कल रात ही उससे पहली बार मिले थे, और जब वह अंदर आई तो फौरन उसे पहचान भी नहीं सके। खैर, देख लेना, उसकी वजह से मुझे बड़ी चिंता है। देखना, तुम देख लेना। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मुझे वह घूर कैसी आंखों से रही थी। उसने जब उसका परिचय कराया तो मैं अपनी कुर्सी पर चैन से बैठी भी नहीं रह पा रही थी।
याद है न, बड़ा अजीब लगता है कि पियोत्र पेत्रोविच ने उसके बारे में ऐसी बात लिखी और इसने उसे हम लोगों से, तुमसे बाकायदा मिलवाया। मतलब यह है कि वो उसके काबू में होगा। लिखने को लोग कुछ भी लिखते रहते हैं। हमारे बारे में भी बहुत सी बातें कही गईं और बहुत कुछ लिखा गया। भूल गई तुम? मुझे तो यकीन है कि वो बहुत भली लड़की है और ये सारी बातें कोरी बकवास हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। ये प्योत्र पेत्रोविच भी तो बहुत ही नीच किस्म का, दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला शख्स है, दुनिया ने अचानक बिगड़ कर कहा। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना जमीन में गड़ी रह गईं। फिर आगे बातचीत नहीं हुई। मैं बताता हूँ तुमसे, मुझे क्या काम है, रजुमिखिन को खिड़की के पास ले जाते जाते हुए रस्कोल्निकोव ने कहा। तो कतेरीना इवानोवना से मैं कह दूं कि आप आएंगे, सोनिया ने जल्दी से कहा और चलने को तैयार हो गई। एक मिनट सोफिया सेम्योनोवना, हम कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे जो तुम्हारे सुनने की न हो। तुम्हारे यहाँ मौजूद रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे मुझे एक दो बातें और भी करनी हैं। सुनो। वह अचानक फिर रजुमिखिन की ओर मुड़ा। तुम जानते हो क्या नाम है उसका? पोफिरी पेत्रोविच। जानता तो हूँ, मेरा रिश्तेदार है। क्यों? रजुमिखिन ने दिलचस्पी से कहा। वह मामला वही निपटा रहा है। तुम जानते हो, वही कत्ल वाला मामला। तुम कल इस बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। तो फिर? रजुमिखिन की आंखें फटी रह गईं। वो उन लोगों का पता लगा रहा था जिन्होंने वहां चीजें गिरवी रखी थीं, और कुछ चीजें मेरी भी वहां गिरवी रखी हैं। छोटी मोटी चीजें। एक अंगूठी जो मेरी बहन ने घर से चलते वक्त मुझे निशानी दी थी, और मेरे बाप की चांदी की घड़ी, कुल मिलाकर 5-6 रूबल की होंगी। लेकिन मेरे लिए तो वे बहुत कीमती चीजें हैं। तो अब क्या करूं मैं? उन चीजों को मैं खोना नहीं चाहता, खास तौर पर घड़ी को। मैं तो तब थर थर कांपने लगा था जब हम लोग दुनिया की घड़ी की बात कर रहे थे कि माँ कहीं वह घड़ी देखने को न मांग ले। हम लोगों के पास मेरे बाप की वही एक चीज बची है। अगर वो खोई तो माँ को बहुत सदमा गुजरेगा। तुम जानते हो न इन औरतों की आदत। तो बताओ क्या किया जाए? मैं जानता हूँ कि मुझे थाने में खबर करनी चाहिए थी, लेकिन क्या सीधे पोफिरी के पास जाना बेहतर न होगा? क्यों, क्या राय है तुम्हारी? इस तरह मुमकिन है मामला जल्दी तय हो जाए। बात यह है कि माँ शायद दोपहर के खाने से पहले घड़ी मांग बैठे। थाने तो हरगिज नहीं जाना चाहिए। यकीनन पोफिरी के पास ही जाना बेहतर है, रजुमिखिन ने बेहद जोश में आकर कहा। कितनी खुशी मुझे हो रही है। चलो फौरन चलें। यहाँ से 2 ही कदम पर तो है। वो वहाँ जरूर होगा। अच्छी बात है। चलो, तुमसे मिलकर वो बहुत खुश होगा। मैंने कई मौक़ों पर उससे तुम्हारी चर्चा की है। कल ही मैं तुम्हारी बातें कर रहा था। तो आओ चलें। उस बुढ़िया को तुम जानते थे तो ये बात है। अभी तक सब कुछ खुशगवार ही रहा है। अरे हाँ, सोफिया इवानोवना। सोफिया सेम्योनोवना, रस्कोल्निकोव ने उसकी गलती ठीक की। सोफिया सेम्योनोवना, ये है मेरे दोस्त रजुमिखिन, बहुत ही भले आदमी हैं। आप लोगों को अगर अभी जाना है। सोनिया ने रजुमिखिन की ओर देखे बिना कहना शुरू किया और पहले से भी ज्यादा सकपका गई। हाँ, हम तो चले, रस्कोल्निकोव ने फैसला किया। मैं आज तुम्हारे यहाँ आऊँगा, सोफिया सेम्योनोवना। बस इतना बता दो कि तुम रहती कहाँ हो। वो कतई झेप नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी में था और सोनिया से नजरें मिलाने से कतरा रहा था। सोनिया ने शर्माते हुए अपना पता बताया। तीनों एक साथ बाहर निकले। अपने कमरे में तुम ताला नहीं लगाते क्या? उनके पीछे पीछे सीढ़ियों पर आकर रजुमिखिन ने पूछा। कभी नहीं, रस्कोल्निकोव ने लापरवाही से जवाब दिया। ताला खरीदने की 2 साल से सोच रहा हूँ। कितने सुखी हैं वे लोग जिन्हें ताले की जरूरत नहीं पड़ती, उसने हंसकर सोनिया से कहा। फाटक पर वे रुक गए। तुम्हें तो दाईं तरफ जाना है, सोफिया सेम्योनोवना, लेकिन तुम्हें मेरा पता मिला कैसे? उसने बात को इस तरह बढ़ाया जैसे वह कोई दूसरी ही बात कहना चाह रहा था। वो उसकी निर्मल आंखों में झांकना चाहता था, लेकिन ये तो इतना आसान नहीं था। क्यों? आपने पोलेका को कल अपना पता बताया तो था। पोलेका? अरे हाँ, पोलेका, वो छोटी बच्ची, तुम्हारी बहन। मैंने उसे पता बताया था। भूल गए क्या? नहीं,
याद है, मैंने पापा से आपके बारे में सुना था। आपकी बातें वो किया करते थे। बस मुझे आपका नाम नहीं मालूम था, न उन्हें मालूम था। अब आज मैं आपके यहाँ आई, और चूंकि मुझे आपका नाम मालूम हो गया था, इसलिए मैंने पूछा, मिस्टर रस्कोल्निकोव कहाँ रहते हैं? यह मुझे नहीं पता था कि आप भी एक किराएदार हैं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। मैं कतेरीना इवानोवना से बोल दूंगी। वहाँ से आखिरकार निकलकर उसे बहुत खुशी हुई और वह नजरें झुकाए चली गई। वह तेज कदमों से चल रही थी ताकि जल्दी से जल्दी आंखों से ओझल हो जाए। 20 कदम चलकर किसी तरह दाईं ओर के मोड़ तक पहुंच जाए, आखिरकार एकदम अकेली रह जाए और फिर तेजी से चलते हुए, किसी की ओर बिना देखे, किसी चीज की ओर बिना ध्यान दिए, सोचे, याद करे, एक एक शब्द के बारे में, हर छोटी सी छोटी बात के बारे में अच्छी तरह विचार करे। उसे अब से पहले कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था, कभी नहीं। उसके सामने धुंधले तौर पर और अनजाने ही एक नई दुनिया के दरवाजे खुलते जा रहे थे। अचानक उसे याद आया कि रस्कोल्निकोव उसके यहाँ आज ही आने वाला था। शायद सवेरे, शायद इसी वक्त, बस आज नहीं, कृपा करके आज नहीं। वो डूबते दिल से मुंह में ही बुदबुदाती रही, गोया किसी डरे सहमे बच्चे की तरह किसी के आगे गिड़गिड़ा रही हो। भगवान दया करो मुझ पर, मुझसे मिलने आ रहा है। उस कमरे में वह सब देखेगा। भगवान। उस घड़ी उसमें एक ऐसे अज्ञात सज्जन की ओर ध्यान देने तक का होश नहीं था जो उस पर बराबर नजर रख रहे थे और उसका पीछा कर रहे थे। फाटक के पास से ही वो उसके पीछे लग लिए थे। जिस पल रजुमिखिन, रस्कोल्निकोव और वह एक दूसरे से विदा होने से पहले सड़क की पटरी पर खड़े थे, उसी समय ये सज्जन, जो उधर से गुजर रहे थे, सोनिया के ये शब्द सुनकर चौंके थे। मैंने पूछा, मिस्टर रस्कोल्निकोव कहाँ रहते हैं? उन्होंने मुड़कर जल्दी से लेकिन ध्यान से उन तीनों को देखा, खास तौर पर रस्कोल्निकोव को जिससे सोनिया बातें कर रही थी। फिर उन्होंने मुड़कर उस घर को अच्छी तरह देखा और यादों में बिठा लिया। ये सब कुछ उन्होंने वहां से गुजरते हुए पलक झपकते कर लिया था, और किसी को अपनी दिलचस्पी की भनक तक न लगने देने की कोशिश में और भी धीरे चलने लगे थे, गोया किसी बात का इंतजार कर रहे हों। वे सोनिया की राह देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वे लोग एक दूसरे से विदा हो रहे हैं और सोनिया अपने घर जा रही है। पर कहाँ ये सूरत मैंने कहीं देखी है? उसने सोनिया की सूरत याद करके सोचा। पता लगाना चाहिए। मोड़ पर वह आदमी सड़क की दूसरी तरफ चला गया, चारों तरफ नजरें दौड़ाई और देखा कि किसी भी चीज की ओर ध्यान दिए बिना सोनिया उधर ही आ रही है। वो नुक्कड़ पर मुड़ गई और यह सड़क की दूसरी पटरी पर पीछे पीछे चलता रहा। लगभग 50 कदम के बाद वह फिर सड़क की इसी पटरी पर आकर उसके पास तक जा पहुंचा और उससे बस 5 कदम पीछे चलने लगा। उसकी उम्र लगभग 50 की होगी। कद कुछ लंबा और शरीर गठा हुआ, कंधे चौड़े और ऊंचे, जिसकी वजह से देखने में लगता था कि वह कुछ झुक कर चल रहा है। वो बहुत अच्छे और फैशनेबल कपड़े पहने हुए था और हैसियतदार, शरीफ आदमी मालूम होता था। उसके हाथ में एक खूबसूरत छड़ी थी, जिसे वह हर कदम के साथ सड़क पर टेकता हुआ चल रहा था। दस्ताने एकदम बेदाग और दूध जैसे सफेद थे। चौड़ा, खासा सुंदर चेहरा। गालों की हड्डियां कुछ उभरी हुई और चेहरे के रंग में ताजगी, जैसी पीटर्सबर्ग में अक्सर दिखाई नहीं देती। हल्के भूरे रंग के बाल अभी तक घने थे, बस बीच में कहीं कहीं सफेदी झलकने लगी थी। घनी चौकोर दाढ़ी का रंग बालों से भी हल्का था। आंखों का रंग नीला था और देखने के ढंग में कुछ कठोरता, पैनापन और विचारमग्नता का भाव था। उसके होठों का रंग लाल था। उसने अपने स्वास्थ्य को बहुत संभाल कर रखा हुआ था, जिसके सबब वो अपनी उम्र से बहुत कम का लगता था। सोनिया जब नहर किनारे पहुंची तब सड़क की उस पटरी पर सिर्फ वही दोनों थे। उसने ध्यान से देखा कि सोनिया अपने ही विचारों में खोई हुई है, जैसे सपना देख रही हो। जहां वह रहती थी, उस घर तक पहुंचकर वो फाटक में मुड़ी। वो सज्जन भी उसके पीछे मुड़े और लगा कि उन्हें कुछ ताज्जुब हो रहा था। अहाते में पहुंचकर वह दाएं कोने की ओर मुड़ी। वाह, अजनबी ने अस्फुट स्वर में कहा और उसके पीछे ही सीढ़ियां चढ़ने लगा। तब जाकर सोनिया का ध्यान उसकी ओर गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर वह गलियारे में मुड़ी और 9 नंबर के कमरे की घंटी बजाई।
दरवाजे पर खड़िया से लिखा था, कापरनामोव दर्जी। वाह! अजनबी ने एक बार फिर दोहराया और इस अनोखे संयोग पर आश्चर्य करने लगा। उसने अगले दरवाजे पर 8 नंबर के कमरे की घंटी बजाई। दोनों दरवाजों के बीच कोई 2-3 गज की फासला था। कापरनामोव के मकान में रहती हो? उसने सोनिया की ओर देखकर हंसते हुए कहा। कल ही मैंने उससे अपनी एक वास्कट ठीक कराई है। मैं इधर बगल में मादाम रेस्लिक के यहाँ रहता हूँ। कैसा संयोग है। सोनिया ने उसे गौर से देखा। हम लोग पड़ोसी हैं, वह बेहद खुश होकर बोला। मैं अभी परसों ही यहाँ आया हूँ। अच्छा, फिर मिलेंगे। सोनिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। दरवाजा खुला तो वह चुपके से अंदर चली गई। न जाने क्यों वह शर्म सी महसूस करने लगी और उसे बेचैनी होने लगी। पोफिरी के यहाँ जाते हुए रास्ते में रजुमिखिन खुशी से फूटा पड़ रहा था। ये तो शानदार बात हुई, प्यारे, उसने कई बार दोहराया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बेहद खुश। किस बात पर खुश है भला? रस्कोल्निकोव ने मन ही मन सोचा। मुझे नहीं मालूम था कि उस बुढ़िया के यहाँ तुमने भी कुछ चीजें गिरवी रखी थीं। और क्या ये बहुत दिन की बात है? मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें वहाँ गए बहुत दिन हो गए? कैसा भोला है ये भी। कब की बात है? रस्कोल्निकोव याद करने के लिए ठहर गया। ये बात उसके मरने के 2-3 दिन पहले की होगी। लेकिन मैं उन चीज़ों को अभी नहीं छुड़ाऊंगा। उसने उन चीज़ों के बारे में गहरी दिलचस्पी दिखाते हुए जल्दी से कहा, मेरे पास तो कल रात के कमबख्त सरसाम के बाद अब चांदी का एक ही रूबल बचा है। सरसाम पर खास तौर पर जोर दिया। हाँ हाँ, रजुमिखिन ने न जाने किस कारण से जल्दी से सहमति प्रकट की। अच्छा, तो ये बात थी कि तुमको एक रट सी लग गई थी। कुछ हद तक। बात यह है कि अपनी सरसामी हालत में तुम लगातार कुछ अंगूठियों या जंजीरों की बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, तो समझ में आ गया। अब सारी बात साफ हो गई। सचमुच? तो यह विचार उन लोगों के बीच किस तरह फैला हुआ है? इसी को ले लो। मेरी खातिर सूली पर भी चढ़ने को तैयार, लेकिन इसे भी खुशी इस बात की है कि सरसाम की हालत में मैं अंगूठियों की इतनी चर्चा क्यों कर रहा था। ये बात साफ हो गई। उन सबके दिमाग में यह बात कितनी गहराई तक जम गई होगी। इस वक्त वो मिलेगा? उसने अचानक पूछा। हाँ हाँ, मिलेगा, रजुमिखिन ने जल्दी से जवाब दिया। बहुत उम्दा आदमी है यार, तुम देखना। थोड़ा सा बेब जरूर है, मतलब ये कि आदमी तो बहुत नफीस है, लेकिन मेरा मतलब ये कि एक दूसरे मानी में बेब है। बहुत समझदार आदमी है, सच पूछो तो ज़रूरत से ज़्यादा समझदार है, लेकिन उसकी कुछ हदें हैं, उनके ही अंदर सोचता है। कुछ शक की है, कुछ सन की भी है। लोगों को धोखा देना चाहता है, बल्कि उनका मजाक उड़ाना चाहता है। उसका तरीका वह पुराना, ठोस सबूत वाला तरीका है, सीधी बात को छोड़कर बाल की खाल निकालने का। लेकिन अपना काम जानता है, एकदम पक्की तरह समझता है। पिछले साल उसने कत्ल का एक ऐसा मामला सुलझाया था, जिसमें पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं था। तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन है। किस लिए इतना बेचैन है? यार, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जब से तुम बीमार पड़े हो, तब से मैं कई बार उससे तुम्हारी चर्चा कर चुका। तो जब उसने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम वकालत पढ़ते थे और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, तो उसने कहा, बड़े अफसोस की बात है। और इसलिए मैंने ये नतीजा निकाला। सब बातों को मिलाकर, किसी अकेली एक बात से नहीं, अब कल जमे तो। तुम तो जानते ही हो रोदिया, कल रात तुम्हारे घर जाते हुए मैंने रास्ते में नशे में कुछ बकवास की थी। मुझे डर है यार कि तुम कहीं उसका कुछ बड़ा चढ़ा कर मतलब न लगा लो। क्या इस बात का कि वे लोग मुझे पागल समझते हैं, हो सकता है वे ठीक समझते हों। उसने कुछ थमी थमी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ हाँ, यही। जाने दो ये सब खुराफात है कि नहीं, लेकिन मैंने जो कुछ कहा था और उसके अलावा कुछ बात और भी थी, वह सब बकवास थी, और इसलिए कि मैं शराबी था। लेकिन तुम इतनी माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मैं इस तरह की बातों से तंग आ चुका। रस्कोल्निकोव जरूरत से कुछ ज्यादा ही चिढ़कर चीखा, लेकिन उसका ये बर्ताव अंशतः बनावटी था। जानता हूँ, मैं जानता हूँ और समझता हूँ। यकीन मानो, मैं सब समझता हूँ।
उसकी बात करते भी शर्म आती है। शर्म आती है तो मत करो उसकी बात। दोनों चुप हो गए। खुशी के मारे रज्जुमिखिन हवा में उड़ा जा रहा था और ये देखकर रस्कोल्निकोव को खुंदक हो रही थी। रज्जुमिखिन ने अभी पोफिरी के बारे में जो कुछ कहा था उससे भी उसे परेशानी हो रही थी। उसके सामने भी मुझे गंभीर सूरत बनाए रखनी होगी, उसने धड़कते हुए दिल से सोचा और उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। और सो भी इस तरह की मालूम ना हो, मैं बना कर ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन सबसे सहज बात तो ये होगी कि कुछ किया ही न जाए। पूरी सावधानी से कुछ भी न किया जाए। नहीं, सावधानी बरतना भी बनावटी मालूम होगा। खैर, देखा जाएगा क्या होता है। वहां पहुंचकर देखेंगे। लेकिन वहां जाना भी ठीक है या नहीं, परवाना उड़कर चिराग की तरफ जाता है। बुरी बात यह है कि मेरा दिल धड़क रहा है। इस स्लेटी रंग वाले घर में, रज्जुमिखिन ने कहा। सोचने की सबसे बड़ी बात यह है कि पोफिरी को क्या ये बात मालूम है कि कल मैं उस खूसट बुढ़िया के यहाँ गया था और खून के बारे में पूछा था। इस बात का मुझे फौरन पता लगाना होगा, अंदर घुसते ही उसके चेहरे से पता लगाना होगा, वरना मुझे पता तो लगाना ही होगा, चाहे वह मेरी तबाही का सबब क्यों न बन जाए। मैं कहता हूँ यार, उसने अचानक रज्जुमिखिन की ओर मुड़कर एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आज दिन भर देखता रहा हूँ कि तुम्हें एक अजीब सी हुलास है कि नहीं? हुलास नहीं तो कतई नहीं, रज्जुमिखिन ने कहा, गोया उसे किसी ने डंक मारा हो। नहीं दोस्त, मैं जो कहता हूँ वह साफ तौर पर सही है। अरे कुर्सी पर भी तुम इस तरह बैठे हुए थे जैसे कभी नहीं बैठते, एकदम किनारे पर टिककर, लग रहा था पूरे वक्त तुम तिलमिला रहे हो। बिना बात बीच बीच में उचक पड़ते थे, पल भर में नाराज होते थे और दूसरे ही पल तुम्हारा चेहरा बिल्कुल खिल उठता था। तुम्हारे कान की लवें तक लाल हो जाती थीं। खास तौर पर जब तुम्हें खाने के लिए बुलाया गया था, तब तुम बेहद शर्मा रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी, सब बकवास है। मतलब तुम्हारा क्या है? पर तुम इस बात से स्कूली लड़कों की तरह कतराना क्यों चाहते हो? कसम से, लो देखो, फिर शर्माने लगे। तुम भी साले सुअर हो तुम, लेकिन इतना झेप क्यों रहे हो? दीवाने कहीं के, बस देखते जाओ, मैं आज इसके बारे में किसी को बताऊंगा। हा हा हा। माँ तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगी, फिर कोई और भी। देखो यार, सुनो तो मैं कहे देता हूँ, ये कोई मजाक की बात नहीं है। अब तुम करने वाले क्या हो, शैतान की दुम? रज्जुमिखिन बुरी तरह झेप रहा था। उसे डर के मारे ठंडा पसीना छूटने लगा था। तुम क्या कहोगे उन लोगों से? मैं तो यार, उफ, तुम भी पक्के सुअर हो, एकदम गुलाब की तरह खिले जा रहे हो। काश तुम्हें मालूम होता कि यह सब तुम पर कितना जचता है। 6 फुटता दीवाना, आज कैसे नहाए धोए लग रहे हो, नाखून भी साफ किए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्यों, आज तक तो कभी ऐसा किया नहीं। अरे, मुझे तो लगता है कि बालों में क्रीम भी लगाई है। झुक कर दिखाओ तो सही, पाजी कहीं का। रस्कोल्निकोव लाख रोकने पर भी अपनी हंसी न रोका सका। वे दोनों इसी तरह हंसते हुए पोफिरी पेत्रोविच के फ्लैट में घुसे। यही तो रस्कोल्निकोव चाहता था। अंदर उनके हंसने की आवाज जा रही थी। वे दोनों अभी तक ड्योरी में ठहाका मारकर हंस रहे थे। यहाँ इसके बारे में एक बात भी मुंह से निकाली तो तुम्हारा भेजा मैं उड़ा दूंगा। रज्जुमिखिन ने रस्कोल्निकोव का कंधा पकड़कर गुस्से से उसके कान में कहा।